हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक झारखंड इकोनॉमिक सर्वे, जो कि आने वाली जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साथ ही जेएसएससी, सीजीएल और झारखंड संबंधित अन्य परीक्षाएं हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 पर, इसके संपूर्ण तथ्य को समझेंगे। साथ ही झारखंड इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है और ये किस तरह से जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, और जो इसमें, चूंकि इसमें लेटेस्ट जो डाटा होते हैं जो किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के, जैसे कि अगर हम झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो झारखंड की अर्थव्यवस्था के जो लेटेस्ट डाटा है उस पर हम लोग इस पर संपूर्ण चर्चा करते हैं। इसमें उन तथ्यों को शामिल किया जाता है जो भी राज्य की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि जो भी हम यहाँ पर झारखंड बजट और झारखंड इकोनॉमिक सर्वे पर करीब 4 से 5 वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसमें कि अभी तक झारखंड बजट पर 2 वीडियो उपलब्ध कराया है। जिसमें कि पहला वीडियो में जो हमने आपके साथ चर्चा किया था वो था जो भी थ्योरी पार्ट था, जो थ्योरी सेगमेंट था झारखंड बजट का। झारखंड जो बजट पेश किया गया, झारखंड बजट से संबंधित जितने भी संबंधित तथ्य थे, जो विभिन्न घोषणाएं थे इस बार के बजट में 2022-23 के लिए, उन सभी पर हमने चर्चा किया था। दूसरा वीडियो में करीब हमने 40 प्रश्न के लगभग जो झारखंड बजट से संबंधित थे उस पर हमने संपूर्ण एनालिसिस किया था। आज ये तीसरा वीडियो है जो कि हम लोग झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा करेंगे। यह आने वाले परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसमें खासकर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे भी हम बताएंगे, संपूर्ण तथ्य देखेंगे। ये तीसरा वीडियो होगा। इसके बाद हम चौथा वीडियो भी बनाएंगे और 5वां वीडियो भी बनाएंगे। चौथा और 5वां वीडियो में क्या चीज रहेगा, तो चौथा और 5वां वीडियो में झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण पर, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण अगर देखिएगा तो जो झारखंड सरकार जाती है करीब 800 से 900 पेजेस का होता है और झारखंड की अर्थव्यवस्था संबंधित सारी जानकारियां उसमें उपलब्ध कराई जाती है। तो हर एक पेज को पढ़ना हमारे लिए जरूरी नहीं है। जो भी लेटेस्ट डाटा है, जैसे कि जो झारखंड सरकार के द्वारा, जैसे कि जो झारखंड सरकार के द्वारा जो इन्फ्लेशन के बारे में, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में, जो विकास दर के बारे में बताया गया है, ग्रोथ रेट के बारे में, जीएसडीपी के बारे में बताया गया है, प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया गया है, उन सब पर मुख्य रूप से हमारा फोकस रहेगा। साथ ही जीएसडीपी में जिसका कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि आपका प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का और तृतीय क्षेत्र का, पिछले कुछ वर्षों में कितना योगदान है झारखंड के जो राजकीय आय है या फिर जीएसडीपी है उसमें क्या योगदान है और किस तरह से इसमें ग्रोथ हो रहा है, उन सभी पर हम लोग इसमें चर्चा करते हैं, जो एग्जाम में वही पूछे भी जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म करते हैं, जो भी छात्र 11 जेपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि इसकी वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है, तो इसके लिए बैचेस जो है यहाँ पर प्रारंभ हो चुके हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था कि 22 मार्च से हम लोग बैचेस इसका स्टार्ट कर चुके हैं। तो जो भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं, इसमें जो बैचेस है आपको पीटी के लिए आप स्पेशली जुड़ सकते हैं या फिर पीटी प्लस मेंस के लिए भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, या फिर जो भी छात्र सिर्फ मेंस के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं 11 जेपीएससी के, तो ये 3 सेगमेंट के रूप में आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी क्लासेस आपको उपलब्ध कराए जाते हैं सारे के सारे लाइव क्लासेस होते हैं और हर एक लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी जो रहेगी 1 ईयर या फिर अप टू एग्जामिनेशन तक ये वैलिडिटी रहती है। साथ ही इसमें क्लास नोट्स हो गया, पीडीएफ नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज वगैरह सारे उपलब्ध कराए जाते हैं मिनिमम फीस पर। इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है, जहां पर आपको स्टोर में जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं और पेमेंट वहां पर आप करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी छात्र अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अभी सीजीएल का वैकेंसी आया हुआ है, उत्पाद सिपाही का, इसके अलावा अन्य जो वैकेंसी है सीजीएल टेक्निकल पोस्ट के लिए राजस्व कर्मचारी या अन्य जो दरोगा वगैरह है जेपीएससी, और इसके साथ ही झारखंड पीजीटी, टीजीटी और जेटेट, झारखंड अगर हाई स्कूल +2 टीचर और जेटेट की भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर के माध्यम से आपको सारी क्लासेस आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो जो भी छात्र इसमें जुड़ना चाहते हैं जल्द से जल्द जुड़ जाए। जल्द से जल्द इसमें अपना जुड़ जाए, जिससे कि आपको समय पर आपकी संपूर्ण तैयारी हो सके और आप इसके लिए रेडी हो सके। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा या फिर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण
अगर हम झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण जैसा कि हमने बताया कि एक लेटेस्ट जो रिपोर्ट होता है उसमें लेटेस्ट डाटा इसमें शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो होता क्या है। बजट में भी हमने इसके बारे में चर्चा किया था। जब बजट आपके साथ हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था कि जो भारतीय संविधान में प्रावधान है कि हर एक साल वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा पेश किया जाता है, जिसमें कि दो तरह के रिपोर्ट को इसमें शामिल किया जाता है। एक कहलाता है बजट और दूसरा जो होता है वो कहलाता है आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको इंग्लिश में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, ये वित्तीय वर्ष के आधार पर पेश किया जाता है। वित्तीय वर्ष क्या होता है? जो कि हर एक साल के 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है और अगले साल के 31 मार्च को ये खत्म हो जाता है। मतलब कि ये 12 महीने का होता है। जैसे कि हमने आपको झारखंड बजट पढ़ाया तो हमने बोला था कि झारखंड बजट 2022-23 का पेश किया गया, तो मतलब कि यह 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के जितने भी आय और खर्चे का ब्यौरा है वो सारे इस बजट में दिया गया है। तो ये एक वित्तीय वर्ष का होता है। इसी तरह जैसे अभी हम बोल रहे हैं यहाँ पर झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 का पेश किया गया, मतलब कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का सारे उसमें लेटेस्ट जो डाटे हैं झारखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित है उन सारे आंकड़ों को उसमें पेश किया गया। एक चीज यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दोनों में अंतर यह है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है इसमें पिछले साल के आंकड़े होते हैं, मतलब कि जो अर्थव्यवस्था में घटित हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर 21-22 का पेश किया गया, मतलब कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक सारे आंकड़े इसमें झारखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित पेश किया जाता है। अगर वही भारतीय संदर्भित रहेगा तो भारत के जो माननीय वित्त मंत्री है उनके द्वारा संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, जिसमें कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सारे आंकड़े जो पिछले साल के हैं, मतलब कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित है, उनको जारी किया जाता है। उसी तरह राज्य सरकार भी इसको पेश करती है। और बजट जैसा कि हमने पिछला क्लास में भी बताया था, बजट वगैरह कि बजट जो जारी होता है बजट से एक दिन पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। जैसे कि इस बार झारखंड सरकार ने 3 मार्च 2022 को झारखंड का बजट पेश किया था। ये सारे हम नोट करवा चुके हैं पहला वीडियो में। और झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो 2 मार्च 2022 को पेश किया गया। और ये जो पेश किया गया था माननीय वित्त मंत्री जो है रामेश्वर उरांव, क्योंकि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो वित्त विभाग के द्वारा पेश किया जाता है और जो वित्त मंत्री होते हैं वही झारखंड विधानसभा में इनको पेश किए हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण या फिर जो आर्थिक सर्वेक्षण होते हैं पिछले साल के, इसमें जो लेखा जोखा होता है या फिर जो अर्थव्यवस्था से संबंधित सारे डाटा होते हैं वो दिए जाते हैं। और जो बजट होता है क्या होता है आगामी वर्ष के लिए, जैसे कि यहाँ पर 2022-23 का यहाँ पर पेश किया गया, मतलब कि 3 मार्च 2022 को ही जो पेश किया गया आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, जो कि 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा और 31 मार्च के लिए, मतलब कि ये आगामी वित्तीय वर्ष के लेखा जोखा होता है जो आय और खर्चे का ब्यौरा होता है। जबकि जो झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण होता है ये पिछले वित्तीय वर्ष का विवरण होता है, वित्तीय वर्ष का विवरण होता है इसमें। जैसे कि झारखंड का अगर आर्थिक सर्वेक्षण है तो झारखंड के संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें जानकारी रहेगी, झारखंड के जीएसडीपी के बारे में, झारखंड के प्रति व्यक्ति आय के बारे में, विकास दर के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, शहरी क्षेत्र के बारे में, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में, जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई उस पर खर्च किए गए, जितने भी उसमें प्रावधान बनाए गए, नई नई चीजें जोड़ी गई, कितने लोगों को रोजगार दिया गया, कहाँ कहाँ बिजली वगैरह किन क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई, और साथ ही आपका जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत है उसको किस तरह से बढ़ावा मिल रहा है, उन सभी पर ये झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण में सारी जानकारियां होती है। जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है, जैसा कि हमने बताया इस बार जो पेश किया गया माननीय वित्त मंत्री के द्वारा 2 मार्च 2022 को पेश किया गया, 2 मार्च 2022 को पेश किया गया। और हमेशा ये पेश किया जाता है विधानसभा में। जैसे अगर ये भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रहेगा तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है जो मंत्री हैं, अभी वित्त मंत्री कौन है भारत के,
निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया संसद में। उसी तरह राज्यों का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, जैसे झारखंड सरकार ने पेश किया, तो ये विधानसभा में, जैसे कि अभी झारखंड के वित्त मंत्री जो हैं, वो वित्त विभाग जो है वो रामेश्वर उरांव के पास है, तो उन्होंने झारखंड विधानसभा में 2 मार्च 2022 को पेश किया गया। अब यहाँ पर कभी कभी पूछा जाता है कि झारखंड में पहली बार जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश कब किया गया। जैसे कि आपको पता है 15 नवंबर 2000 को एक झारखंड एक अलग राज्य के रूप में बना, तो ऐसा अगर देखने को अगर मिलेगा तो 2001-2 को पेश किया गया था, जिसमें कि आंकड़े दिए गए थे। अब बोलिएगा सर राज्य तो ये बना 15 नवंबर 2000 को, ही तो इतना जल्दी ये कैसे पेश किया जाता है जो घटनाएं, तो जो भी उससे संबंधित उस ईयर से संबंधित जो भी घटनाएं थे, बिहार राज्य के साथ ही था, लेकिन इस क्षेत्र के लिए बहुत सारे कार्य भी किए गए थे, तो उनका विवरण इसमें दिया गया था। तो पहला यही। और अगर रेगुलर बेसिस पर, मतलब कि एक नए राज्य के रूप में जो बना, तो रेगुलर बेसिस पर जो पहली बार जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया वो 2002-3 में पेश किया गया। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि जैसे कि प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है, जैसे बजट में हमने बताया था कि जो पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण, जैसे हमने पूछा था कि पहली बार बजट किसने पेश किया था, तो पहली बार बजट जो था मृगंक प्रताप सिंह ने पेश किया था। उसी तरह क्योंकि जो वित्त मंत्री होते हैं वही आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पेश करते हैं, तो आर्थिक सर्वेक्षण भी अगर पूछा जाए तो वही उत्तर होगा आपका। एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे, प्रश्न नोट कर लीजिएगा कि झारखंड में पहली बार जो आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा पेश किया गया था, तो मृगंक प्रताप सिंह के द्वारा ही पेश किया गया था, इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है। अब यहां पर जो हम लोग चर्चा करेंगे वह है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से संबंधित जो विशेष आंकड़े हैं। जैसे कि ये तो हमने बता दिया आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है और इसे कौन जारी करता है और ये इससे संबंधित क्या है, वो सारे आंकड़े अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो उससे संबंधित यहाँ पर सारे डिटेल हैं। यहाँ पर आप एक पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार की रिपोर्ट है जिसमें सरकार द्वारा पिछले 1 वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो। साथ ही सरकार इसमें अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद जो प्रमुख चुनौतियां हैं उनका अनुमान लगाती है और उसके संभावित समाधान भी ढूंढती है, उसको प्रस्तुत करती है। साथ ही इसमें मुख्य जो आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन के आर्थिक मामलों के विभाग जो होते हैं, अर्थशास्त्र विभाग के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। झारखंड विधानसभा में बजट जो पेश किया जाता है उससे 1 दिन पहले पेश किया जाता है, और जैसा कि हमने बताया कि 2001-2 में, लेकिन हाँ इसमें पूरा संपूर्ण डाटा नहीं था, लगातार बेसिस पर 12 महीने का जो पेश किया गया था 2002-3 से पेश किया जाना प्रारंभ किया गया था। क्लियर है। इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है जैसा कि हमने बताया 2 मार्च को पेश किया गया झारखंड विधानसभा में, जो माननीय वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव के द्वारा पेश किया गया है। उसमें जो डाटा कुछ दिए गए जैसे कि वित्त वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 के जीएसडीपी की तुलना में 8.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यह भी एक एस्टिमेटेड है। जैसे कि जीएसडीपी क्या होता है, राज्य के जो भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है और उसे जिस मूल्य पर मार्केट में बेचा जाता है, इसको बोलते हैं फाइनल मार्केट प्राइस, उसी का जो पूरा कलेक्शन होता है उसी को जीएसडीपी कहा जाता है। जैसे जीडीपी को भारत के संदर्भ में रखते हैं और जीएसडीपी को राज्य के संदर्भ में। तो जीएसडीपी आप यहां पर लिख लीजिएगा, यहां पर सीधा सा इसका फुल फॉर्म होता है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, या फिर झारखंड जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसको सीधा सा अगर डिफाइन करें तो झारखंड के जो क्षेत्र में, झारखंड में किसी भी एक वित्तीय वर्ष में जो भी गुड्स एंड सेवाओं का उत्पादन हुआ उसी का जो फाइनल मार्केट प्राइस होता है, फाइनल ध्यान रखिएगा, फाइनल मार्केट प्राइस यहां पर कंसीडर किया जाता है, वही राज्य का जीएसडीपी होता है। और अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में तो झारखंड की जगह पर वहां पर भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे, क्योंकि हम राज्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो राज्य के अंदर जितने भी वस्तु एवं सेवाओं का एक साल में जो भी उत्पादन होता है फिर उसे मार्केट में बेचा जाता है मार्केट प्राइस पर, तो वही राज्य का जीएसडीपी होता है।
तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो 2020-21 में जितना राज्य का जीडीपी था, सॉरी जीएसडीपी था, उसकी तुलना में 2021-22 में 8.8% की वृद्धि की गई है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल के में पेश किया गया झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य का जीएसडीपी में जो अनुमानित वृद्धि है वो कितना प्रतिशत है, तो वह है 8.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब यहां पर कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो झारखंड जो बजट पेश किया गया उससे संबंधित समझते हैं। जैसे पहला पॉइंट, यहां पर राज्य की अर्थव्यवस्था में औसत जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 2011-12 से लेकर 18-19 के बीच में, ध्यान रखिएगा वो 2 वर्षों का अंतराल हमने बताया था कि 8.8% का अंतराल था। अब यहां पर देखिए एक लंबे आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया गया उसे विभिन्न सालों के साथ भी कंपेयर किया जाता है। जैसे कि यहां पर 2011-12 से लेकर 18-19 के बीच में कितना वृद्धि हुआ है, तो 6.2% की वृद्धि की गई है। उसी तरह अगर हम वित्तीय वर्ष 2004-5 से 11-12 के दौरान झारखंड की अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि हुई है 6.6% की, और वित्तीय वर्ष 1999-2000 से 2004-5 के दौरान 8% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। अब उसी तरह 18-19 में अगर देखा जाए तो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 2011-12 के कीमत पर जो है वो 2,29,274 लाख करोड़। हाँ, वहीं अगर हम बात करें 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय जो है वो करीब मौजूदा कीमत में, मतलब कि चालू कीमत पर, ध्यान रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय, या फिर जो हम लोग जीएसडीपी कैलकुलेट करते हैं उसे हम लोग 2 मूल्यों पर कैलकुलेट करते हैं। एक स्थिर मूल्य पर कांस्टेंट प्राइस, या फिर इसको कांस्टेंट प्राइस या फिर जो स्थिर मूल्य के नाम से जानते हैं, और एक होता है चालू मूल्य पर, या फिर इसको कहीं कहीं वर्तमान कीमत भी लिखा जाता है। चालू मूल्य मतलब वर्तमान कीमत पर, करेंट प्राइस इंग्लिश में इसको लिखते हैं, करेंट प्राइस पर। जब स्थिर मूल्य पर मतलब एक कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है ना, तो इसके लिए एक बेस ईयर रखा जाता है, बेस ईयर के आधार पर पेश किया जाता है। जैसे कि अभी जो हमारा बेस ईयर चल रहा है वो 2011-12 के लेकर चल रहा है। ये बेस ईयर के आधार पर क्या होता है, जैसे कि ये वर्तमान हो गया, वर्तमान कीमत का मतलब कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जैसे कि अभी 2022-23 चल रहा है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण है तो ये 2021-22 का है। तो ये वर्तमान में जो रुपीस का वैल्यू है उसके आधार पर ये एस्टिमेट किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है। तो आज से 10 साल पहले मतलब कि 2011-12 में जो रुपीस था उसका क्या मूल्य था, जैसे कि महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 40 रुपया है, 2010 में यही 40 रुपया जो था, आप 40 रुपया में 2 केजी चीनी खरीद रहे थे, लेकिन अगर यही आपको 2 केजी चीनी खरीदना है तो आप 80 रुपया आज खर्चा करना पड़ रहा है। तो मतलब कि क्वांटिटी सेम है, 2 केजी 2010 में भी खरीद रहे थे, आज भी 2 केजी चीनी खरीद रहे हैं, लेकिन उस समय 2 केजी के लिए हमें 40 रुपया खर्चा करना पड़ा था, आज 80 रुपया। मतलब कि ये चीज है कि वस्तु के दाम भी बढ़ रहे और हमारे रुपीस का वैल्यू क्या हुआ, यहाँ डिक्रीज किया, 40 की जगह 80 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है, तो रुपीस का वैल्यू डिक्रीज किया। तो इसी का एक सही अनुमान निकालने के लिए कि हमारे देश में जो रुपीस का वैल्यू है वो कितना आखिर बदलाव हो रहा है, उसमें कितना गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वही स्थिर मूल्य और चालू मूल्य के आधार पर निकाला जाता है। जैसे आप यहां पर देखिए कि 2018-19 में यहां पर देखिए राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2011-12 मतलब बेस ईयर के आधार पर, मतलब कि स्थिर मूल्य पर यह बताया जा रहा है कि 2,29,274 करोड़ है था। 2019-20 में अब यहां पर देखिए मौजूदा कीमत मतलब चालू मूल्य पर मतलब करेंट प्राइस पर 79,873 रुपए, और स्थिर मूल्य पर देखिए यहां पर कम होगा। क्यों होगा कम, जैसे कि उस समय रुपीस का वैल्यू ज्यादा था, इसीलिए यहां पर देखिए इसका जो कीमत है वो कम दिखा रहा है, और वर्तमान में रुपीस का वैल्यू घट गया है, इसीलिए देखिए यहां पर ज्यादा वैल्यू दिख रहा है। इसीलिए प्रति व्यक्ति आय में यहां पर देखिए कि अलग अलग आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, 79,000 चालू कीमत पर 2019-20 में, और स्थिर मूल्य पर 57,863 रुपीज। तो एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको अभी आप ध्यान में रखिएगा।
अब आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 वर्षों में 2019-20 और 21-22 के दौरान जो विकास दर में है उसमें भी गिरावट दर आई है। उसका प्रमुख कारण क्या रहा है? कोरोना भी रहा है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन जो रहा उससे पूरे अर्थव्यवस्था चरमरा गई, पूरा प्रोडक्शन वगैरह बंद हो गया। तो इस वजह से अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा उसका विशेष प्रभाव पड़ा, जिसकी अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई, गिर गई। क्योंकि 2019-20 में देश की अर्थव्यवस्था मंदी के चपेट में थी, 19 में भी था, मंदी का स्पेशल प्रभाव था, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी अछूता नहीं छोड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था दोनों में 4% की वृद्धि दर्ज की गई थी। अब 2020-21 की बात करें तो 2020-21 में तो कोविड महामारी था, जिसकी वजह से भी प्रभावित हुआ, और जो जीएसडीपी था उसमें करीब 4.7% की कमी होने का अनुमान लगाया गया है इस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। तो एग्जाम में यहां से प्रश्न क्या बन सकता है कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के जीएसडीपी में कितना प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो प्रश्न नोट कर लीजिएगा। ऐसे हम प्रश्न करवाएंगे अगला क्लास में ही। आज हम लोग कंप्लीट थ्योरी देख रहे हैं, अगले क्लास में हम लोग इस पर प्रश्न में डिस्कस करेंगे, जैसा कि बजट में हमने किया था। तो यहां पर प्रश्न बन सकता है 2020-21 के वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के जीएसडीपी मतलब जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है में कितना प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है। यह अनुमान ही, एस्टिमेट ही है, एक्चुअल नहीं है, लेकिन वही गिरावट आपको बताना है। ऑप्शन यहां पर रहेगा ए 4.7%, बी 6.4%, 3.8% और डी है 9.1%। इसका सही उत्तर ये हुआ है 4.7% का गिरावट दर्ज की गई है। अब अगला आते हैं हम लोग। जीएसडीपी का जो निर्माण होता है, किसी भी देश के जीडीपी या फिर राज्य का हम जीएसडीपी का निर्माण की बात करें तो 3 क्षेत्रक को मिलाकर ही उसका निर्माण होता है। जैसे कि झारखंड का जीएसडीपी है, तो जीएसडीपी का जो निर्माण होता है 3 क्षेत्रों को मिलाकर, 3 क्षेत्र एक कौन उसमें होता है? प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा जो होता है वो द्वितीयक क्षेत्रक होता है, द्वितीयक क्षेत्रक, और तीसरा जो होता है वो तृतीयक क्षेत्रक, टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक को एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी, कृषि और संबंधित क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक को मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियल या फिर उसको हिंदी में औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, और तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक, सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इन तीनों को ही मिलाकर किसी राज्य का जीएसडीपी का निर्माण होता है या फिर भारत का जीडीपी का निर्माण होता है। अब यहां पर जो वित्तीय वर्ष में क्या क्या इन क्षेत्रों का प्रभाव रहा है जीडीपी पर, उसको भी हम लोग देखते हैं, मतलब जीएसडीपी पर क्या प्रभाव रहा उसको देखते हैं। तो राज्य की अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र जो थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में, तृतीयक क्षेत्र 2011-12 और 2019-20 के बीच सबसे तेजी से बढ़ा है। अभी वर्तमान में भी, आगे हम बताएंगे भी कि अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा हमारे राज्य के जीएसडीपी में तृतीयक क्षेत्र का योगदान है। तृतीयक, उसके बाद फिर द्वितीयक क्षेत्र का और उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र का है। तो उसमें भी बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। प्राथमिक क्षेत्र में 9.1% की औसत वार्षिक दर और द्वितीय क्षेत्र में 6.3% की दर से वृद्धि हुई है। इसकी अवधि में जो तृतीय क्षेत्र है उसमें 7.7% की दर से बढ़ा है। मतलब कि 2011-12 से 2019-20 के दौरान ये यहां पर इसमें जो बढ़ोतरी हुई है 3 क्षेत्र में, उनके बारे में बताया गया है। अब यहां पर प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तो झारखंड में 2011-12 से 19-20 के दौरान किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है? तो वह है तृतीय क्षेत्र, मतलब सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। परसेंटेज भी यहां पर ध्यान रखिएगा जो आप यहां पर देख सकते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? 1 मिनट। यहां पर जो परसेंटेज इसका दिया हुआ है वो 9.1% है।
तो ये कुछ वर्षों के दौरान हो सकता है कि 2011-12 और 19-20 के दौरान जो बदलाव हुआ है उसके आधार पर दिया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर बात करते हैं कि तृतीय क्षेत्र की और क्या क्या भूमिका है, इस पर हम लोग देखते हैं। तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो झारखंड में भी इसका भागीदारी बढ़ी है। जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान जो है अभी तृतीय क्षेत्र का ही है। तृतीय क्षेत्र न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रमुख क्षेत्र है, बल्कि जीएसवीए में भी इसका हिस्सा भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि 2011-12 में जो मौजूदा दौर की शुरुआत में जीएसवीए में इसका योगदान 38.5% था, जो कि 2019-20 में ये करीब 46% हो गया। आप देख रहे हैं कितना तेजी से बढ़ रहा है। जहां 2011-12 में 38.5% था राज्य के आय में इसका योगदान सेवा क्षेत्र का, वो 19-20 में ये बढ़कर 46% हो गया है। और अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए कि अभी वर्तमान में कितना है तृतीय क्षेत्र का योगदान, तो वो करीब 62% है। 62% के लगभग तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है वो झारखंड की जीएसडीपी में है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसी अवधि के दौरान अगर देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी घटी है। कैसे? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 2011-12 से 19-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 28% से घटकर 20% तक रह गई है। इसमें 8% की गिरावट दर्ज की गई 2011-12 से 19-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र का, जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान देखिए तेजी से बढ़ा है और वर्तमान में 62% के लगभग इसका योगदान है। अब द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र में अगर बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में भी स्थिर रहा, इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं, न बहुत ज्यादा इसमें कमी हुई है और न बहुत ज्यादा बढ़ा है। जीएसवीए में इसका योगदान जो है 2011-12 से 19-20 में 38.8% था, जो अभी उसी के लगभग है। अब यहां पर बात करते हैं कि जो मुद्रास्फीति है वो क्या है। मुद्रास्फीति आपको पता है वो क्या होता है? इन्फ्लेशन, इंग्लिश में इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा चर्चा में भी रहता है। और भारत की स्थिति आप देख ही रहे, दिनों दिन कितने हर वस्तु और जो रुपीस का वैल्यू है वो डिक्रीज भी कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र सिर्फ ये समझते हैं कि वस्तु के दाम बढ़ना ही सिर्फ मुद्रास्फीति है। महंगाई बढ़ रही है, वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि मुद्रास्फीति इसी को कहते हैं। लेकिन ये आधा सत्य है, क्योंकि सिर्फ महंगाई मतलब किसी वस्तु का दाम, किसी सेवा का दाम बढ़ना ही सिर्फ मुद्रास्फीति नहीं है, बल्कि इसमें एक दूसरा पक्ष हम लोग छोड़ देते हैं। वो यह है कि जो वस्तु के दाम बढ़ने के साथ हमारे जो इंडियन करेंसी है, जो इंडियन रुपीस है, उसका वैल्यू घट रहा है, तब जाकर हम उसको बोलते हैं कि वह मुद्रास्फीति की अवस्था है। मतलब कि दोनों चीजें होनी चाहिए, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसका प्राइस इंक्रीज होना चाहिए, और जो हमारे इंडियन रुपीस है उसका प्राइस जो है वो डिक्रीज होना चाहिए। और जहां पर ये दोनों अवस्था पाई जाती है उसी को कहते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। अब जैसे अब भी बोले कि सिर्फ प्राइस बढ़ना ही मुद्रास्फीति नहीं है। जैसे कि अब देखिएगा, जब मार्केट में किसी वस्तु का सप्लाई कम हो जाता है, या फिर क्राइसिस हो जाती है, या फिर लोग जमाखोरी करने लगते हैं, तो वहां पर देखिएगा वस्तु के दाम पूरा बेतहास बढ़ने लगते हैं। 10 रुपए किलो मिलने वाला प्याज जो है 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो बिकने लगता है। और हर एक वस्तु में कभी अभी जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, दवा वगैरह था, जो मूलभूत हमारी जो आवश्यकता वगैरह थी, उसके दाम तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गए। कोरोना काल में लोगों की मानवता मर चुकी थी और लोग ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में आ गए, तो उन्होंने प्राइस जो 10 रुपया में मिल रहा है उसको 100 रुपया, 1000, 2000 में बेच रहे हैं। 1 लाख रुपया एक रेमडेसिविर का दिया गया था, तो क्या उसको महंगाई बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, वो महंगाई नहीं है, क्योंकि उससे हमारे इंडियन करेंसी पर प्रभाव नहीं पड़ा था। हाँ, लेकिन जब इंडियन करेंसी का वैल्यू डिक्रीज होने लगेगा तब हम इसको बोलेंगे कि वो इन्फ्लेशन है। अब देखते हैं झारखंड में इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है। तो एक वर्ष से अधिक समय तक 6% से ऊपर रहने के बाद झारखंड में मुद्रास्फीति की जो दर है दिसंबर 2020 में घटने लगी है। मतलब कि दिसंबर 2020 से पहले मुद्रास्फीति बहुत ही तेजी से बढ़ी, करीब 6% तक ये पहुंच गया।
अगर आपने रेट ऑफ इन्फ्लेशन वगैरह पढ़े होंगे तो वहां पर देखे होंगे कि 3% से ज्यादा इन्फ्लेशन होना किसी भी क्षेत्र के लिए सही इंडिकेशन नहीं होता है। वो उस देश के उस क्षेत्र के लिए एक खराब स्थिति बनने वाली होती है, उसको जल्द से जल्द कंट्रोल करने की जरूरत होती है। तो यहां पर देखिए 6% तक पहुंच गया था, फिर दिसंबर 2020 से ये घटने लगा। नवंबर 2020 में 6.36% रहा और यह दिसंबर 2020 में 5.94% हो गई। तब से 6%, मतलब आरबीआई के द्वारा जो मौद्रिक नीति निर्धारित किया गया है उसके लगभग करीब 6% के लगभग झारखंड का रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। अब अगला हम लोग बात करते हैं नीति आयोग के द्वारा जो बहुआयामी राष्ट्रीय बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये होता क्या है? जैसे कि गरीबी क्या होती है? गरीबी वह अवस्था होती है जिसमें कि एक व्यक्ति अपनी जो मूलभूत आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर पाता है तो वो गरीब है। अब मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो पहले का था कि मूलभूत आवश्यकता सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान ही समझा जाता था, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव हो रहा है। अच्छा स्वास्थ्य होना भी, मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होना, अच्छी शिक्षा मिलना, पेयजल मिलना, ईंधन मिलना, तो अगर ये नहीं मिल रहा है तो भी आप गरीब माने जाते हैं आज के अनुसार। तो इसी को बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया, नेशनल राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें राज्य के लिए एक बेहद अच्छे संकेत मिले हैं। उसमें क्या बताया गया है? इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 46.16% लोग गरीब हैं, जबकि 2005-6 में अगर देखा जाए, 2005-6 में ये आंकड़े हम बता रहे हैं, 2005-6 में, यहां पर वो नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप इसको लिख लीजिएगा। राज्य का जो गरीब थे करीब 74% के लगभग जो थे लोग गरीब थे, जो कि आने वाले कुछ वर्षों में ये 46.16% के लगभग रह चुका है। तो मतलब कि ये एक शुभ संकेत है कि हमारे राज्य का जो गरीबी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ, बहुत तेजी से नहीं बोल सकते लेकिन कम हो रहा है। लेकिन अभी भी देखिए करीब झारखंड के करीब 3 करोड़ के लगभग हमारे राज्य की जनसंख्या है। अभी भी देखिए आधे लोग जो हैं गरीब है, अपनी मूलभूत आवश्यकता पूरा नहीं कर पा रहे हैं अभी आधे लोग। अन्य चीजों को तो छोड़िए ही, उनके पास खाने पीने पहनने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। ऐसी अवस्था है हमारे राज्य की अभी भी, आज वर्तमान में भी। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो प्रतिशत है वो करीब 50%, आप देख सकते हैं 50%, और शहरी क्षेत्र में 15% के लगभग है, मतलब कि शहरी क्षेत्रों में कम है। क्लियर है? तो ये सारे आंकड़े थे जो आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित था, वो सारे हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे, और जो भी हमने आंकड़े आपके साथ डिस्कस किए हैं उनके तथ्य भी हमने आपको बताए हैं, और बहुत सारी चीजें हमने साथ में नोट भी करवाया है। आई होप आपने उनको लिखा भी होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, स्वरूप एकेडमी के नाम से है। बहुत सारे स्टूडेंट टेलीग्राम को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। SVA, ध्यान रखिएगा, SVAROOP, स्वरूप एकेडमी के नाम से ये टेलीग्राम चैनल है। जो भी छात्र अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर लिंक नहीं काम कीजिएगा तो ये सर्च कीजिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा। ऐसे लिंक एक्टिवेट है, ये आपको वहां पर ज्वाइन करने में हेल्प करेगा। वहीं पर इसका पीडीएफ होगा। अब इस सीरीज में जो भी सारे महत्वपूर्ण चीजें थे हमने वो डिस्कस कर लिया। अब इसके आगे हम लोग इसका एमसीक्यूज के डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज जो है आर्थिक सर्वेक्षण का एक क्लास में नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो लेटेस्ट डाटा था वो तो हमने सारा यहां पर डिस्कस कर ही दिया है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे तथ्य जो होते हैं जो प्रश्नों के आधार पर ही हम प्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि उतने सारे डिटेल में भी पढ़ना आपके लिए सही नहीं है। तो इसीलिए हम उसको प्रश्न के आधार पर, और ये 2 सीरीज में हम उपलब्ध कराएंगे। ये एमसीक्यू झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण का, ये 2 सीरीज में करीब हम 150 से ज्यादा प्रश्नों को शामिल करेंगे, जो कि आपके प्रारंभिक परीक्षा में भी और आपके मुख्य परीक्षा जेपीएससी, इसके अलावा जैसे सीजीएल और जो अन्य परीक्षाएं उसके लिए उपयोगी होगा। तो आज का क्लास यहीं पर एंड होता है।
किन्हीं को आज के सेशन में डाउट होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा, अगले क्लास में जरूर उसको शामिल करेंगे और उसको हम रिप्लाई के माध्यम से उसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो भी छात्र हमारे जो विभिन्न क्लासेस हैं, जो पेड बैच हैं हमारे ऐप पर जो चल रहे हैं, जेपीएससी पीटी के लिए, जेपीएससी मेंस, सीजीएल के लिए, झारखंड टीजीटी पीजीटी टीचर्स के लिए, जेटेट के लिए, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए, जिससे कि आप सही समय पर अपनी तैयारी कर सकें। और हमारे क्लासेस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सारी क्लासेस आपको लाइव क्लासेस और हर एक लाइव क्लास का आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, जो आपके पास एग्जाम तक रहेगा, 1 ईयर तक रहेगा। इसके साथ ही पीडीएफ नोट्स वगैरह हो गए, क्लास नोट्स हो गया और टेस्ट सीरीज भी आपको इसी कोर्स में कंप्लीट कराए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।